आप सभी नर्सिंग छात्राओं का मिरेकल नर्सेस में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के एमसीक्यू को डिस्कस किया था और आज भी उसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अगले क्वेश्चन और जो बचे हुए क्वेश्चन थे उसे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर ब्लड डोनेशन ए डोनर शुड हैव हेमोग्लोबिन लेवल एबव। ए ब्लड डोनेशन, जब कोई भी ब्लड डोनेट करता है और रिसीवर जो लेने वाला रहता है, ठीक ना, तो जब कोई ब्लड डोनेट करता है तो उसमें कितना हेमोग्लोबिन लेवल होना चाहिए। एक नॉर्मल मेल और फीमेल में, मेल में लगभग 12 से 16 हेमोग्लोबिन रहता है, ठीक ना, और फीमेल में भी 12 से 14-15 के आसपास हेमोग्लोबिन रहता है। तो जब कोई भी मेल या फीमेल ब्लड डोनेट करती है तो उसमें कितना हेमोग्लोबिन रहना चाहिए। तो नॉर्मली जो गाइडलाइन है उसमें 12.5 रहना चाहिए। तो मीन्स क्या हो गया, 12 से ज़्यादा रहेगा तब ना 12.5 होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 12 ग्राम %। 12 ग्राम से ज़्यादा रहेगा तो वह ब्लड डोनेट करने के लिए एलिजिबल रहेगा। ब्लड डोनर का जो क्राइटेरिया होता है, कौन कौन ब्लड डोनेट कर सकता है, उसका क्या क्या क्राइटेरिया होता है, क्या एलिजिबिलिटी होता है। तो सबसे पहले हेमोग्लोबिन उसका 12 से ज़्यादा मीन्स 12.5-13 रहना चाहिए। वेट जो है उसका 45 से ज़्यादा रहना चाहिए, 45 kg से ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक ना। और उसका एज 15 से 60 के बीच में रहना चाहिए। उसका एज 15 से 60 के बीच में रहना चाहिए। और वह पर्सन कोई भी डिजीज़ उसमें नहीं रहना चाहिए। पर्सन फ्री फ्रॉम डिजीज़, HIV, हेपेटाइटिस, STD जैसे डिजीज़ अगर उस पेशेंट में है, उस डोनर में है, तो वह उस डोनर से ब्लड बैंक द्वारा ब्लड रिसीव नहीं किया जाता है। टैटू पर्सन से भी रिसीव नहीं किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को मलेरिया है तो उसमें वह 5 साल के बाद डोनेट कर सकता है। इंसुलिन थेरेपी पे हो, डायबिटीज़ जिस पेशेंट में हो, और मेलिग्नेंसी जैसे डिजीज़ में, कैंसर जैसे डिजीज़ में वह ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। कराए सम बेसिक एलिजिबिलिटी गाइडलाइन फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर एज बिटवीन 18 से 65, हमने बोला आपको 15 से 60। हेमोग्लोबिन लेवल एवं 12 से ज़्यादा रहना चाहिए। एटलीस्ट 50 kg वजन रहना चाहिए, हमने बताया 45 से ज़्यादा रहना चाहिए। नेवर पॉजिटिव फॉर HIV वाला पेशेंट कभी नहीं कर सकता है। फ्री फ्रॉम ऑल इन्फेक्शन एंड डोनर नॉट डोनेटेड ब्लड इन द लास्ट 90 days। मीन्स कोई भी ब्लड डोनेट 3 महीने के बाद ही कर सकता है दोबारा। मगर आज अगर हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो फिर दोबारा 3 महीने बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं। 3 महीने का गैप रहना चाहिए बीच में, ठीक है ना। 12 ग्राम से ज़्यादा रहना चाहिए, 12 ग्राम से ज़्यादा रहना चाहिए। एज हमारा 15 से 60 के बीच में रहना चाहिए। वेट हमारा 50 से ज़्यादा रहना चाहिए, 45 kg से ज़्यादा रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए यूनिट ऑफ ब्लड कंटेन हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड। एक जो यूनिट ऑफ ब्लड, जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जब यूनिट पैकेट उसका आता है ब्लड का, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ब्लड बैग जिसे कहते हैं ब्लड बैग, उसमें कितना अमाउंट में हमारा ब्लड प्रेजेंट होता है। तो हम जान लें कि हमारा जो स्प्लीन होता है, जो ग्रेव यार्ड ऑफ स्प्लीन होता है, उसमें भी लगभग 350 ml ब्लड कंटेन रहता है। 350 ml ब्लड कंटेन रहता है, जिसे हम लोग 1 पिंट कहते हैं। 1 पिंट ब्लड मीन्स जितना हमारा स्प्लीन में ब्लड कंटेन रहता है उसे 1 पिंट ब्लड कहते हैं। तो हमारे स्प्लीन में 350 ml ब्लड प्रेजेंट रहता है, उतना स्टोर रखता है, ठीक ना, जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, ठीक ना। तो 350 जब ml उसमें प्रेजेंट रहता है तो उसी को 1 पिंट कहा गया, 1 पिंट ब्लड। और उसी को ब्लड बैग जो हम लोग फिल करते हैं, ब्लड रिसीव करते हैं बैग में, तो उसमें हम लोग 350 ml ही ब्लड फिल करते हैं, ठीक ना।
350 ml ही ब्लड फिल करते हैं। एक जानकारी के लिए आपको बता दें, 350 तो हमारा ब्लड रहता है, और लगभग अब ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए 31 से 35 दिन 35 से 42 दिन तक हम लोग ब्लड को स्टोर करके रखते हैं फ्रिज में 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पे। तो उसके लिए हम लोग उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं। तो जब 100 ml ब्लड रहता है तो उसमें लगभग 50 ml प्रिजर्वेटिव डाला हुआ रहता है। तो 300 ml में अगर 350 ml का अब ब्लड कंटेंट है, उसमें ब्लड है, तो लगभग 150 ml उसमें प्रिजर्वेटिव डाला हुआ रहता है। मीन्स वह 500 ml का पूरा ब्लड का बैग रहता है, लेकिन उसमें ब्लड सिर्फ हमारा 350 ml ही रहता है। तो इसमें कह रहा है 100 ml, ये तो गलत हो जाएगा। 200 ml ये भी गलत हो जाएगा। 400 ml जो कह रहा है ये ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हमें नहीं लेना है, क्योंकि 400 ml ब्लड अगर किसी ह्यूमन से हम ले लेंगे तो उसमें हो सकता है एनीमिया देखने को मिल सकता है, तुरंत में हाइपोवोलेमिया देखने को मिलेगा। इसलिए 400 ml ब्लड हम नहीं उससे रिसीव कर सकते हैं। 300 कम ले सकते हैं, लेकिन हम 350 से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, यह गाइडलाइन का रूल है। तो 300 आंसर हो जाएगा, 350 रहेगा तो एग्जैक्ट आंसर 350 हो जाएगा। और 1 पिंट फ्लूइड में 500 ml होता है। 1 पिंट ब्लड में 300 ml 350 ml होता है, और 1 पिंट फ्लूइड जो कहते हैं NS जो हमारा 500 ml का रहता है, NS RL DNS जितना भी रहता है 500 ml का रहता है, उसे 1 पिंट फ्लूइड कहते हैं। 1 पिंट फ्लूइड में 500 ml रहता है, और 1 पिंट ब्लड में 350 ml ब्लड रहता है। नेक्स्ट कह रहा है हाउ ओफन कैन ए डोनर गिव ब्लड। मिस कह रहा है हाउ ओफन कैन ए डोनर गिव ब्लड, कितने दिनों पे डोनर ब्लड दे सकता है। मतलब हाउ ओपन कैन डोनर गिव ब्लड, कितने दिनों पे हमारा डोनर जो है, जो ब्लड डोनेट करता है, वह कब कितने दिनों पे ब्लड डोनेट कर सकता है। तो पहला कह रहा है एट एनी टाइम। ऐसा नहीं होता है आज हमने ब्लड डोनेट किया कल फिर कैसे डोनेट करेंगे, उतना दिन में तो हमारा ब्लड बनेगा ही नहीं। हमने 350 ml ब्लड डोनेट किया तो हमारे बॉडी में जब फिर से ब्लड बनेगा, फॉर्मेशन होगा, उसके बाद में फिर डोनेट करेंगे। तो यह तो गलत हो जाएगा। एवरी 2 मंथ हमारा जो गाइडलाइन है, हमारा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का गाइडलाइन है, ब्लड डोनेशन का जो गाइडलाइन है, उसमें 3 मंथ पर कहा गया है। 3 मंथ पे हमने पहले भी बताया है कि 3 मंथ पे डोनेट किया जाता है, ठीक ना। जो 350 ml ब्लड हमने डोनेट किया था, उसे फिर से बनने में उसमें 3 मंथ का समय लगता है। इसलिए हम फिर से 3 मंथ के बाद ही डोनेट कर सकते हैं। तो 2 मंथ और 6 मंथ रॉन्ग हो जाएगा। 3 मंथ से कम में हम डोनेट नहीं कर सकते। 3 मंथ से ज़्यादा हम डोनेट हम लोग कर सकते हैं, लेकिन 3 मंथ से पहले दोबारा डोनेट नहीं कर सकते हैं, यह गाइडलाइन है। रेशनल कह रहा है डोनर ओनली कैन गिव द नेक्स्ट डोनेशन, डोनर केवल अगला डोनेशन जो है आफ्टर 3 मंथ के बाद ही दे सकता है। व्हेन हिज ब्लड वॉल्यूम एंड कंस्टिट्यूएंट रिटर्न टू नॉर्मल, जब उसका ब्लड वॉल्यूम और कंस्टिट्यूएंट जो है वह नॉर्मल फिर से हो जाएगा तभी दे सकते हैं। मीन्स यूजुअली 3 मंथ में देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए नियोनेट रिक्वायर्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन आफ्टर बर्थ। एक नियोनेट है, नियोनेट मिस कहने का क्या मतलब हो गया, 0 से 28 डे का बेबी। मतलब बेबी जब मदर के उम से बाहर आता है तो 0 से उसे उस दिन को 0 डे कहा जाता है, और 0 to 28 डेज तक को नियोनेट कहते हैं। ए नियोनेट रिक्वायर्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिक्वायर्स उसमें देना है, रिक्वायर्ड है, ज़रूरत है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कैनुलेशन साइट इज मोस्ट प्रीफर्ड, तो उसमें से कौन सा कैनुलेशन साइट हम लोग मोस्ट प्रीफर्ड करते हैं। तो कह रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक साइज इसका एक तो मोटा रहता है, साइज इसका ब्लड का, हमारा जो फ्लूइड रहता है NaCl उससे तो ज़्यादा साइज रहता है इसका, मैक्रो में आ जाता है। इसमें जितना भी इलेक्ट्रोलाइट रहता है वह सब प्लाज्मा में, वह सब मैक्रो में आ जाता है। जिसके लिए हमें बड़ा वेन चाहिए, लेकिन बच्चों में हाथ में या पैर में कहीं भी हो तो वहाँ पे पूरा एकदम टिन्नी और फ्रेजाइल वेन प्रेजेंट रहता है, वहाँ पे टिन्नी और फ्रेजाइल वेन प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण से सही से हम लोग कैनुला नहीं लगा सकते हैं। तो अम्बिलिकल कोड में जो अम्बिलिकल वेन रहता है, अम्बिलिकल वेन में हम अम्बिलिकल कोड में हमारा 2 आर्टरी और 1 वेन प्रेजेंट रहता है, जो कि मदर से प्लेसेंटा से
प्लेसेंटा से बेबी को ब्लड ट्रांसफ़र कर रहा था, उस अम्बिलिकल कोड में 2 आर्टरी और 1 वेन था, उसमें हम लोग यूज करेंगे। अम्बिलिकल कोड में 2 आर्टरी और एक वेन था, उसमें ही हम लोग यूज करेंगे। उसी में हम लोग कैनुला लगाएंगे, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट में फ्लूइड देना है, ठीक ना। और हमारे बच्चों में बहुत ही टीनियर फ्रेजाइल मतलब बहुत ही पतला वेन रहता है और स्लिपरी वेन रहता है, इसलिए उसमें हम लार्ज अमाउंट वाला कैनुला नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि ब्लड का जो डोनेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो कैनुला होता है वह लगभग 18 गौज का होता है, जो ग्रीन कलर का होता है, बहुत ही मोटा होता है, तो वो बच्चों में नहीं लग सकता है, कहीं भी स्काल्प वेन में नहीं लग सकता है। इंट्राओसियस हमारा डायरेक्ट बोन मेरो में जब कोई इंजेक्शन देते हैं तो उस साइड को इंट्राओसियस कहते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने का ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट ब्लड बोन मेरो में देने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो यह तो नहीं होगा। सब क्लेवियन ये भी हमारा बहुत ही छोटा रहता है, तो इसलिए यह सब यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डोनेशन ऑफ पेशेंट्स आउन ब्लड पीरियर टू हिज शेड्यूल सर्जरीज। कह रहा है डोनेशन ऑफ पेशेंट आउन ब्लड, मतलब कोई भी पेशेंट जो है वो अपना ही ब्लड डोनेट कर रहा है पीरियर टू हिज शेड्यूल सर्जरी से पहले, सर्जरी का जो शेड्यूल बना हुआ है उसका, उससे पहले वो अपना ही ब्लड डोनेट कर रहा है। जैसे कि किसी पेशेंट में 15 ग्राम हेमोग्लोबिन है, तो वह अपना ब्लड पहले ही डोनेट कर देता है और उसे स्टोर किया जाता है, ताकि अगर सर्जरी में ब्लड लॉस हो जाए तो उसे ही वही ब्लड उसे ट्रांसफ्यूज किया जा सके। तो उसे कह रहा है उसे क्या कहते हैं, ठीक ना, तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका मतलब ब्लड का जो डोनेशन का जो टाइप है उसे 4 भाग में बांटा गया है। सबसे पहला हमारा डिजाइनेटेड डोनर होता है, जो कि डिजाइनेटेड का मतलब हो गया, उसका मतलब हो गया होमोलोगस। मीन्स डिजाइनेटेड और होमोलोगस जो है ये हमारा एक ही सेम है। होमोलोगस और डिजाइनेटेड का मतलब है जो हम अपनी इच्छा से जो डोनेट करते हैं ब्लड को, जब डोनेशन कैंप लगा हुआ रहता है, ब्लड कैंप लगा हुआ रहता है, तब हम लोग ब्लड डोनेट जो करते हैं उसे डिजाइनेटेड डोनर और होमोलोगस डोनर कहते हैं, ठीक ना, उसे होमोलोगस डोनर कहते हैं। हेट्रोलोगस ये हमारा अथी में आ जाता है, ये इसका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि हेट्रोलोगस में हम टिश्यू को डोनेट करते हैं, ठीक ना, तो हेट्रोलोगस नहीं होगा। मोनोलोगस इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। ऑटोलोगस हो जाएगा। ऑटोलोगस में जब हमारा हेमोग्लोबिन 15 से ज़्यादा है तो सर्जरी से पहले हम अपना ही ब्लड डोनेट करके स्टोर करते हैं, ताकि सर्जरी में अगर ज़्यादा लॉस हो जाए तो हम अपना ही ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सके, तो उसमें हम अपना ही ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सके। कह रहा है ऑटोलोगस ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑटोलोगस जो हम अपना ही ब्लड ट्रांसफ्यूज डोनेट करके ट्रांसफ्यूज करवाते हैं। डोनेशन ऑफ क्लाइंट्स आउन ब्लड बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन से अपना ही ब्लड डोनेट करता है। व्हेन डोनर्स हेमोग्लोबिन लेवल हाइयर देन 11, यहाँ पे 11 का रहा है, लेकिन नहीं, उससे ज़्यादा यहाँ पे 15 होना चाहिए, ठीक ना, 15 होना चाहिए। डोनेशन कैन बी सेव्ड फॉर 5 वीक्स। मीन्स वह ब्लड हम लोग पहले भी डोनेट करके 35 दिन तक नॉर्मली स्टोर करते ही हैं, तो 35 दिन तक स्टोर कर लेंगे, ठीक ना। प्रिजर्वेटिव डाल के फ्रीजर में डाल करके हम लोग 35 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। 10 दिन पहले भी हम लोग डोनेट कर सकते हैं ब्लड, और सर्जरी का होने का इंतजार करेंगे। इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन एंड पॉसिबल ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन। यह रिस्क ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन को कम कर देता है और पॉसिबल ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन को कम कर देता है, क्योंकि जब किसी और का ब्लड हम चढ़ाते हैं तो उसमें डिजीज ट्रांसमिशन का चांस रहता है और ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन का भी चांस रहता है, हेमोलाइटिक रिएक्शन का चांस रहता है, तो इसलिए हम अपना ही ब्लड उसमें यूज करते हैं, और यह रिड्यूस रिस्क भी हमारा कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी ईयर्स डज द ब्लड कैन बी स्टोर्ड इन ऑटोलोगस डोनर और इलेक्टिव फ्लेबेटोमी। हाउ मेनी ईयर्स मीन्स कर रहा है कितने ईयर्स तक हम ब्लड को स्टोर कर सकते हैं इन ऑटोलोगस डोनेशन। ऑटोलोगस डोनेशन मीन्स तो हमने पढ़ा कि अपना ही ब्लड हम अपने में ट्रांसफ्यूज करवाने के लिए ऑटोलोगस डोनर को डोनेट करते हैं, तो वो कह रहा है वह कितने ईयर्स तक हम ब्लड को स्टोर कर सकते हैं
इन ऑटोलोगस डोनेशन और इलेक्टिव फ्लेबोटोमी, यह दोनों एक ही वर्ड है। ऑटोलोगस डोनेशन को ही इलेक्टिव फ्लेबोटोमी कहते हैं, ठीक ना। तो उस ब्लड को हम कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं, जैसा कि आप देखते हैं कि हमने आपको बताया था कि ब्लड को प्रिजर्वेटिव करने के लिए हम लोग नॉर्मली 35 से 42 दिन तक यूज करते हैं, जो कि फ्रिज में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर ईयर्स की बात कर रहा है, तो एक अलग से कैटेगरी हम लोग ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं, जो कि -80 डिग्री तक चला जाता है। हमने ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पर रखा था। लेकिन एक अलग कैटेगरी का ऑटोलोगस जो इसमें बहुत ही हाई इफेक्टिव होता है, ठीक ना, हाईली कॉस्टली होता है, बहुत ही महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, इसलिए यह हम लोग नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। यह बड़े बड़े लोगों अपना ही ब्लड वो लोग पहले से ही स्टोर करके रखवाते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि ओवम भी स्टोर करके रखा जाता है, फ्रीज करके रखा जाता है, स्पर्म भी फ्रीज करके रखा जाता है, किसी का कोई एक सेल और ऑर्गन फ्रीज करके रखा हुआ रहता है, सालों साल तक रखा हुआ रहता है। उसी तरह से ब्लड भी ऑटोलोगस जो हमें अपना ब्लड का ज़रूरत है, इसमें बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है, एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम लोग इसे यूज नहीं करते हैं। तो वो कह रहा है कितने दिन तक स्टोर किया जा सकता है। इस प्रोसेस को क्रायो प्रिजर्वेटिव कहते हैं। इस प्रोसेस को क्रायो प्रिजर्वेटिव कहते हैं। CRYOPRESERVTIV क्रायो प्रिजर्वेटिव कहते हैं, ठीक ना, जिसमें अपने ही ब्लड को स्टोर रखते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे 10 साल तक स्टोर किया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा और इस बात को याद रखिएगा, उसे 10 साल तक स्टोर किया जा सकता है, जिसे क्रायो प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं, जिसमें हम लोग -80 डिग्री में ब्लड को फ्रीज करके रख देते हैं 10 साल तक, सिर्फ ऑटोलोगस डोनर या फिर एक्सपेंसिव में ही। 10 साल तक हम किसी ब्लड को स्टोर क्यों करेंगे, जब हमारा अपना ज़रूरत हो तभी करवा के रखते हैं, ठीक ना। तो उसमें 10 साल तक प्रिजर्व करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट शुड बी द नर्स इमीडिएट डिसीजन ऑन फिजिशियन ऑर्डर, मतलब व्हाट शुड बी द नर्स इमीडिएट डिसीजन, नर्स का इमीडिएट डिसीजन क्या होना चाहिए ऑन फिजिशियन ऑर्डर ऑफ गिव 1 यूनिट ऑफ ब्लड इंट्रावेनसली। जब फिजिशियन ने ऑर्डर दिया कि गिव 1 यूनिट ऑफ ब्लड इंट्रावेनसली, फिजिशियन ने ऑर्डर दिया कि 1 यूनिट ब्लड इंट्रावेनसली ट्रांसफ्यूज करना है, तो नर्स का सबसे पहला इमीडिएट डिसीजन क्या होना चाहिए। तो किसी भी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी में इस बात को ध्यान रखिए कि हमें सबसे पहला रीचेक करना रहता है और कंफर्म करना रहता है, ठीक ना। तो हमें सबसे पहले रीचेक और कंफर्म करना रहता है, ठीक है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन करा है प्रिपेयर द पेशेंट, कलेक्ट ब्लड यूनिट एंड क्लेरिफाई द ऑर्डर विथ फिजिशियन पीरियर टू एडमिशन। इसमें कह रहा है कि पहले हम लोग पेशेंट को रेडी कर लेंगे, कलेक्ट ब्लड यूनिट, ब्लड बैंक से हम लोग ब्लड यूनिट मंगा लेंगे, एंड क्लेरिफाई द डार, उसके बाद डॉक्टर से हम लोग क्लेरिफाई करेंगे और कंफर्म करेंगे फिजिशियन पीरियर टू एडमिशन से जस्ट पहले। यह तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ऑर्डर विथ फिजिशियन क्लेरिफाई ऑर्डर, ये हम लोग सबसे पहले करते हैं, ठीक ना, क्योंकि नर्सिंग एरर ना हो, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं देखने को मिले, इसलिए हम लोग क्लेरिफिकेशन डबल चेक करते हैं, ठीक ना, डबल चेक करते हैं। उसके बाद क्लाइंट को प्रिपेयर, उसके बाद ब्लड को, उसके बाद हम लोग क्लाइंट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक ना, उसके बाद हम लोग ब्लड के यूनिट को मंगाते हैं, क्लाइंट को प्रिपेयर करते हैं, क्लाइंट को सब कुछ बता देंगे हम लोग, उसे एजुकेशन दे देंगे, ठीक ना। जो नर्सिंग एजुकेशन होता है, कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हम लोग उसे बताते हैं कि कौन सा प्रोसीजर करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर से कंफर्मेशन ले लेंगे, उसके बाद पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद ब्लड यूनिट को हम लोग मंगाएंगे। ये गलत हो जाएगा। दूसरा करा सीकिंग असिस्टेंट फ्रॉम हेड नर्स नर्सिंग सुपरवाइजर, ये भी गलत हो जाएगा। हेड नर्स से हमको असिस्टेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो है, लेकिन जब जब नर्सिंग खुद कैपेबल नहीं हो तो हमें हेड नर्स से और नर्सिंग सुपरवाइजर से असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जब हम खुद कैपेबल हो तो इसका तो कोई ज़रूरत है नहीं।
ठीक ना। सी कह रहा है कलेक्ट ब्लड यूनिट एंड ट्रांसफ्यूज द पेशेंट, ब्लड यूनिट को लेना है और ट्रांसफ्यूज द पेशेंट करना है। ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमने बताया कि रीचेक करना है, कंफर्म करना है, पेशेंट को पूरा एजुकेशन देना है, ठीक ना। फिर इसमें कह रहा है क्लेरिफाई द ऑर्डर फिजिशियन ऑर्डर को क्लेरिफाई करना है, रीचेक करना है, कंफर्म करना है। प्रिपेयर द पेशेंट एंड कलेक्ट ब्लड यूनिट, पेशेंट को प्रिपेयर करना है और कलेक्ट ब्लड यूनिट, बिल्कुल सही। पहले डॉक्टर से क्लेरिफाई कर लेंगे, ब्लड यूनिट को मंगा लेंगे, पेशेंट को प्रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद कलेक्ट ब्लड यूनिट कर लेंगे, उसके बाद ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करेंगे। ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी कंप्लीटेड विथ इन 4 आवर्स टू, कह रहा है ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी कंप्लीटेड विथ इन 4 आवर, 4 घंटों के भीतर में हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों कर लेते हैं, किस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग 4 घंटों के भीतर में ब्लड ट्रांसफ्यूज कर लेते हैं। तो आप जानिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने का जो टाइमिंग होता है वह 2 से 4 घंटे होता है, ठीक ना। कहीं कहीं पे आपको 2 से 6 घंटे भी मिल जाएगा, लेकिन 2 से 4 घंटे होता है, मैक्सिमम 2 से 4 घंटे होता है। अगर 2 घंटे से कम में अगर ट्रांसफ्यूज कर देंगे तो हाइपरवोलेमिया देखने को मिल सकता है, ठीक ना, और ज़्यादा आयरन ओवरलोड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 4 घंटे से ज़्यादा में अगर हम लोग ट्रांसफ्यूज करेंगे तो हमारा जो ब्लड जो बैग रहेगा वह ज़्यादा देर तक जब इन्वायरमेंट में रहेगा तो उस पर बैक्टीरिया होने का चांस रहेगा, ठीक ना, उस पर बैक्टीरिया अटैक करता है, ठीक ना। हमारा जो बैक्टीरिया होता है ब्लड के बहुत ही एकदम सेंसिटिव होता है, ठीक ना, बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो वह ब्लड पे तुरंत अटैक करता है, इसलिए 4 घंटे से ज़्यादा में ट्रांसफ्यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए यह क्या करता है, हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हम लोग शुरू के 15 मिनट में ही देख लेते हैं। हेमोलाइटिक अगर कोई भी रिएक्शन देखना होगा तो शुरू के 15 मिनट में ही स्लो हम लोग ट्रांसफ्यूज करते हैं, इसीलिए ताकि शुरू में ही देख लें। प्रिवेंट फ्लूइड ओवरलोड, यह हमने बताया कि 2 घंटे से कम में अगर करेंगे तब ओवरलोड देखें। प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, इसका यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, हाइपोथर्मिया का कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक ना। प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ, बिल्कुल सही, 4 घंटों से ज़्यादा अगर इन्वायरमेंट में रहेगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ होने का चांस रहेगा, इसीलिए हम लोग 4 घंटों से पहले ही ट्रांसफ्यूज कर लेते हैं। इसका रेशनल कर रहा है ए यूनिट ऑफ ब्लड शुड बी एडमिनिस्टर्ड विथ इन ए मैक्सिमम ऑफ 4 आवर, 4 घंटों के भीतर कर लेते हैं। टू मेंटेन बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस एंड टू लिमिट द रिस्क ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ, सेप्टिसिमिया को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। बिकॉज पोटेंशियल फॉर बैक्टीरियल कंटामिनेशन इंक्रीज ओवर द टाइम, जितना देर हुआ हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहेगा बैक्टीरियल कंटामिनेशन होने का चांस उतना ही ज़्यादा होगा, इसलिए 4 घंटों में नॉर्मल जो हमारा रहता है 2 से 4 घंटों के भीतर में करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग ब्लड टू ए पेशेंट, व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग ब्लड टू ए पेशेंट, किसी पेशेंट को ब्लड एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू, इसमें से क्या इम्पोर्टेंट होगा, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहला कह रहा है क्या हम लोग इम्पोर्टेंट रखेंगे, क्या हम लोग केयर करेंगे उस पेशेंट का, ठीक ना, जब ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहला कह रहा है एडमिनिस्टर ईच यूनिट विथ इन ए 6 आवर ब्लड, यह तो गलत हो जाएगा, अभी ने बताया 6 आवर में नहीं 4 आवर में ही करना रहता है। यूज ए वॉल्यूम कंट्रोल इन्फ्यूजन पंप टू एडमिनिस्टर द ब्लड, यह भी गलत हो जाएगा। इन्फ्यूजन पंप जो हमारा रहता है वॉल्यूम कंट्रोल इन्फ्यूजन पंप, उसमें बहुत ही स्लो स्पीड में हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज होगा, तो इसलिए इसको हम लोग नहीं यूज करते हैं। यह हम लोग कभी किसी एकदम मेजर कंडीशन में इन्फेंट में यूज करते हैं वॉल्यूम कंट्रोल इन्फ्यूजन को, तो यह तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। 4 नंबर कह रहा है ड्रॉ ब्लड सैंपल फ्रॉम द पेशेंट इमीडिएटली आफ्टर यूनिट ऑफ ट्रांसफ्यूज, कह रहा है हर एक ट्रांसफ्यूजन, एक यूनिट ट्रांसफ्यूजन करने के बाद इमीडिएटली उसमें से ब्लड सैंपल को हम लोग ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद 4 घंटे के बाद हम लोग उससे ब्लड सैंपल लेते हैं और सीबीसी का सैंपल भेजते हैं, ताकि हमें पता चले कि ब्लड में कितना हमारा इंक्रीज हुआ है, हेमोग्लोबिन कितना इंक्रीज हुआ है, आरबीसी कितना इंक्रीज हुआ है। 4 घंटे बाद करना रहता है, इमीडिएटली नहीं करना रहता है।
ठीक ना, इमीडिएटली नहीं करना रहता है। सी नंबर कह रहा है रन द ब्लड एट द स्लोअर रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स। बिल्कुल सही कह रहा है, रन द ब्लड को स्लो रेट पे ड्यूरिंग द फर्स्ट, शुरू में 5 से 10 मिनट ब्लड को स्लो रेट में इन्फ्यूजन करना है, ट्रांसफ्यूज करना है। क्योंकि अगर कोई भी हेमोलाइटिक रिएक्शन होगा तो वो हमें पहले ही पता चल जाएगा और हम उसे स्टॉप कर देंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय या फिर कोई भी ड्रग रिएक्शन के समय सबसे पहला नर्सिंग इंटरवेंशन होता है स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, स्टॉप द ड्रग। ओके, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हमें दिखने को मिलेगा, सबसे पहला काम हमारा होगा स्टॉप द ड्रग। तो क्या हो जाएगा, शुरू में 5 से 10 मिनट तक हम लोग स्लो ट्रांसफ्यूज करते हैं, क्योंकि हेमोलाइटिक रिएक्शन को देखना रहता है, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग स्लो ट्रांसफ्यूज करवाते हैं। इसका रेशनल कह रहा है एक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस यूजुअली डेवलप विथ इन फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन। एक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो होता है हमारा यूजुअली डेवलप विथ इन 15 मिनट के अंदर में, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन है, इमीडिएट रिएक्शन में आता है, ठीक ना। रिएक्शन का जो टाइप होता है उसमें इमीडिएट, लेट और लेट साइन होता है, ठीक ना। तो उसमें इमीडिएट रिएक्शन में आता है जो कि 15 मिनट में ही आपको अगर देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए उस समय हम लोग स्लो ट्रांसफ्यूज करते हैं ताकि हम लोग बहुत ही कम ब्लड ट्रांसफ्यूज, क्योंकि हेमोलाइटिक रिएक्शन जब होगा तो उसमें ब्लड का हेमोलाइसिस होगा जो बिल्कुल भी बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकता है। सो रन द ब्लड एट स्लोअर रेट 50 ml पर आवर, 50 ml पर आवर के स्पीड में चलाना है, मीन्स 1 ml पर आवर ड्यूरिंग इनिशियल 15 मिनट। 15 मिनट जो होता है शुरू का, उसमें बहुत ही स्लो ट्रांसफ्यूज करते हैं। सो ऑब्जर्व द पेशेंट क्लोजली फॉर द फर्स्ट 15 मिनट। तो शुरू का 15 मिनट हम लोग बहुत ही क्लोजली पेशेंट को मॉनिटर करते हैं फॉर ईयरली डिटेक्शन ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन। फॉर ईयरली डिटेक्शन ऑफ लाइफ, ईयरली जल्दी से जल्दी हमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहा है तो जल्दी से जल्दी हमें वह पता चल जाए, इसलिए स्लो ट्रांसफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी स्टार्टेड एट हाउ मेनी मैक्रो ड्रॉप्स पर मिनट एंड फॉर हाउ लॉन्ग टाइम। कह रहा है जब कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर रहे हैं तो हाउ मेनी मैक्रो ड्रॉप्स, मैक्रो ड्रॉप्स कहने का मतलब हो गया 20 ड्रॉप पर ml। माइक्रो में हमारा 60 ड्रॉप पर ml होता है और मैक्रो में हमारा 20 ड्रॉप पर ml होता है। तो कह रहा है हाउ मेनी मैक्रो ड्रॉप्स पर मिनट एंड फॉर हाउ लॉन्ग टाइम, कितने समय तक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला तो कह रहा था कि 5 से 15 मिनट तक हमें देखना है, तो ये 10 मिनट और 10 मिनट कह रहा है, यह तो दोनों रॉन्ग हो जाएगा। और इसमें 10 ड्रॉप पर मिनट कह रहा है, मीन्स हाफ, यह बहुत ही स्लो हो जाएगा, इसको ज़रूरत है 20 ड्रॉप कह रहा है, लेकिन इसमें 10 मिनट कह रहा है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। और ये जो डी नंबर ऑप्शन जो है 120 ड्रॉप पर मिनट, मीन्स कितना हो गया, 120 ड्रॉप अगर हो जाएगा तो 6 ml पर मिनट, यह बहुत ही फास्ट हो जाएगा। इतना तो हम नॉर्मली 15 मिनट के बाद इतना स्पीड में चढ़ाते हैं, तो यह तो बिल्कुल भी यह फास्ट ट्रांसफ्यूजन होगा, तो यह तो बिल्कुल भी 25 से 50 ड्रॉप फॉर 15 मिनट का रहा है। तो 25 से 50 ड्रॉप का मतलब हो गया 1 से 2 ml पर मिनट। 20 ड्रॉप में जब 1 ml होता है तो 25 से 50 का रहा है, तो मीन्स 1 से 2 ml पर मिनट चढ़ेगा। तो 15 मिनट तक हमें 25 से 50 ड्रॉप मैक्रो ड्रॉप में ट्रांसफ्यूज करना है, ताकि हमें स्लो ट्रांसफ्यूजन हो और इमीडिएट रिएक्शन अगर कोई हो तो वह हमें पहले से ही ईयरली डिटेक्शन हो जाए। नेक्स्ट कह रहा है वाइल एडमिनिस्ट्रिंग ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान द नर्स का जो आइडियल नर्सिंग केयर होता है रिकमेंडेड टू आइडेंटिफाई ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज। कह रहा है कि नर्स का जो आइडियल नर्सिंग केयर होता है वह कब आइडेंटिफाई करेगी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रहा है या हो गया है, तो वह नर्स कब आइडेंटिफाई करेगी। तो कह रहा है इंस्पेक्टिंग व्हेन एवर द पेशेंट कंप्लेंस, यह बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक ना। उसके कहने पे अगर हो सकता है पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हम लोग कैसे पता करेंगे, तो उसके कहने का हम लोग इंतजार नहीं करेंगे।
जो हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो होता है उसमें हम लोगों को साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है, बीपी फॉल हो जाता है, डिस्पनिया देखने को मिलता है, जोर जोर से वह सांस लेने लगेगा, स्वेटिंग देखने को मिलेगा, डायफ्रोसिस देखने को मिलेगा। इसलिए यह सब हमें खुद से आइडेंटिफाई करना रहता है। इंस्पेक्टिंग वंस इन एवरी 30 मिनट, हर एक 30 मिनट पे चेक करना है, यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 15 मिनट तक स्लो ट्रांसफ्यूज करते हैं ताकि कोई भी रिएक्शन हमें पहले पता चल जाए, ठीक ना। तो यह 30 मिनट तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। इंस्पेक्टिंग एट द एंड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यह तो बिल्कुल भी नहीं करना है, कह रहा है इंस्पेक्टिंग एंड ऑफ ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लास्ट में करना है, यह तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन कह रहा है इंस्पेक्टिंग 50 मिनट आफ्टर इन्फ्यूजन इज स्टार्टेड, इन्फ्यूजन स्टार्टेड करने के बाद 15 मिनट के बाद कर रहा है, तो बिल्कुल सही। इसके अनुसार, इस ऑप्शन के अनुसार ये सही हो जाएगा, लेकिन हमने पढ़ा कि 15 मिनट तक एकदम क्लोजली ऑब्जर्व करना रहता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, तो इसका आंसर इंस्पेक्टिंग 50 मिनट आफ्टर, क्योंकि सबसे पहले हमें ईयरली डिटेक्शन करने रहता है। यह तो 30 मिनट का रहा है, यह गलत हो जाएगा, यह लास्ट का रहा है, यह भी गलत हो जाएगा, और यह जब बोलेगा तो यह भी गलत हो जाएगा, लेकिन इसमें कह रहा है 15 मिनट। तो सबसे पहले ऑप्शन के अनुसार सबसे पहले ईयरली डिटेक्शन हमको इसी ऑप्शन में पता चलेगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। टू ए हेमोडायनेमिकली स्टेबल एडल्ट पेशेंट, जो पेशेंट जो है हेमोडायनेमिकली स्टेबल है, पेशेंट स्टेबल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल हुआ, उसमें हेमोग्लोबिन कम था, जनरली फीमेल में हेमोग्लोबिन कम देखने को मिलता है, तो उस फीमेल को जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो कौन सा स्टेटमेंट जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो कौन सा ट्रू है, ठीक ना। तो इसमें से कौन सा ट्रू है। पहला का रहा है 150 ml 150 ml शुड बी ट्रांसफ्यूड इन फर्स्ट 15 मिनट, यह बिल्कुल भी गलत हो जाए, क्योंकि हमने पढ़ा कि 1 मिनट में 1 ml ट्रांसफ्यूज करना है, तो 15 मिनट में सिर्फ 15 ml होगा, ना कि 150 ml, यह बहुत ही फास्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो यह तो गलत हो जाएगा। ब्लड शुड बी एडमिनिस्टर स्लोली एंड कम्प्लीटेड नॉट बिफोर 6 आवर, यह भी गलत हो जाएगा, कह रहा है स्लोली एडमिनिस्टर करना है और 6 घंटे से पहले नहीं करना, यह तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। ट्रांसफ्यूजन शुड कम्प्लीटेड विथ इन 4 आवर्स, बिल्कुल सही, ठीक ना, यह सही हो जाएगा, क्योंकि 4 घंटों के अंदर में ही हमें ट्रांसफ्यूज करना रहता है, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। डी ऑप्शन कह रहा है यूनिट ऑफ ब्लड शुड बी वार्म एट बेड साइड फॉर 1 आवर बिफोर स्टार्टिंग ट्रांसफ्यूजन, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। कह रहा है ब्लड यूनिट जब हम लोग रिसीव करते हैं वार्ड में, तो उससे 1 घंटे तक हम उसे वार्म करना चाहिए, बिल्कुल गलत, उसे वार्म करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ब्लड लैब से आता है, ठीक ना, अगर बहुत दूर से आ रहा है तब तो उसे हम लोग आइस पैक में भेजते हैं ब्लड को, लेकिन जब नॉर्मली उसी हॉस्पिटल में हमारा ब्लड बैंक हो तो नॉर्मली हमारा ब्लड का जो टेम्परेचर रहता है वह मेंटेन करके ही भेजा जाता है, ठीक ना। जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर रहता है उसी टेम्परेचर में हम लोगों को, जो बॉडी का टेम्परेचर रहता है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर रहता है, उसी टेम्परेचर में हम लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूज करना रहता है, तो यह तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। ना ही गर्म करना है, ना ही ज़्यादा ठंडा करना है, ना ही गर्म करना है, ना ही ठंडा करना है, और अगर माइक्रोवेव में वार्म करेंगे तो आरबीसी डेड होने का चांस रहेगा, तो इसलिए यह बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन शुड द बेस लाइन वाइटल साइन बी रिकॉर्डेड बिफोर इनिशिएटिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कह रहा है बेस लाइन वाइटल साइन जो हम लोग चेक करेंगे टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन बीपी, ठीक ना, तो वह कब चेक करेंगे, बिफोर इनिशिएटिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले कितने देर के अंदर हमको वाइटल साइन चेक करना है। तो विथ लास्ट ऑप्शन का रहा है विथ इन 2 आवर, यह गलत हो जाएगा,
ठीक ना। हम आपको भी पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर होता है वो हम आपको लास्ट में 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद हम आपको पूरा समझा देंगे, ठीक ना। तो विथिन 2 आवर गलत हो जाएगा, 1 आवर भी गलत हो जाएगा, विथिन 1.5 आवर गलत हो जाएगा, विथिन 30 मिनट बिल्कुल सही, 30 मिनट के अंदर करना चाहिए। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करने के बाद एवरी 5 मिनट पे और 15 मिनट पे हमें वाइटल साइन लेना चाहिए। एवरी 5 मिनट पे, शुरू में 5 मिनट पे और उसके बाद 15 मिनट पे वाइटल साइन चेक करना चाहिए। उससे पहले 30 मिनट के अंदर हमारा वाइटल साइन चेक रहना चाहिए और ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करने के बाद 5 मिनट और 15 मिनट पर चेक करना चाहिए। इसका रेशनल देखें तो कह रहा है ऑब्टेन बेस लाइन वाइटल साइन बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन विथिन 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर करना है ट्रांसफ्यूजन के पहले, ठीक ना। एंड देन मोनिटर एवरी 5 मिनट्स फॉर 15 मिनट, 15 मिनट जो हमने कहा कि ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन स्लो करते हैं, रिएक्शन देखे ना हो प्रिवेंट करने के लिए, तो उस दौरान हम लोग 5 मिनट के 5 मिनट पे ही हमें वाइटल साइन चेक करना रहता है। एंड देन उसके बाद 15 मिनट पे, हर 15 मिनट पे वाइटल साइन चेक करना रहता है 4 घंटे तक, 15 मिनट तक 5-5 मिनट पे और 4 घंटे तक 15-15 मिनट पे वाइटल साइन चेक करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच सॉल्यूशन शुड द नर्स इन्फ्यूज बिफोर स्टार्टिंग ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कह रहा है व्हिच सॉल्यूशन शुड द नर्स इन्फ्यूज बिफोर स्टार्टिंग ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले कौन सा सॉल्यूशन हम लोग उस वेन में जो कैनुला लगा हुआ है उसमें कौन सा, या हमारे बॉडी में कौन सा सॉल्यूशन इन्फ्यूज कर सकते हैं या फिर करते भी हैं और कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसका सबसे पहला ऑप्शन है 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, ठीक ना। यह गलत हो जाएगा। 5% डेक्सट्रोज इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे, इसका कोई डेक्सट्रोज ब्लड ट्रांसफ्यूजन में डेक्सट्रोज का क्या ज़रूरत है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो डेक्सट्रोज हम लोग क्यों देंगे। दूसरा ऑप्शन करा 0.9% सोडियम क्लोराइड मिस NaCl का जो हमारा रहता है, NS का जो बोतल रहता है वो ट्रांसफ्यूज करते हैं। एक बात हम आपको बता दें कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए हम लोग 18 गज के नीडल का यूज करते हैं, 18 गज कैनुला जो कि ग्रीन कलर होता है, क्योंकि उसका जो साइज रहता है ज़्यादा रहता है, ताकि हमारा ब्लड का हेमोलाइसिस ना हो। कैनुला से जब हमारा ब्लड पास कर रहा है तो उस समय ब्लड हेमोलाइसिस ना हो, उसे प्रिवेंट करने के लिए 18 गज का कैनुला का यूज करते हैं। और हम लोग 1 ट्यूबिंग जो नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं 1 ट्यूबिंग हमारा अथी रहता है, IV सेट रहता है, ब्लड सेट रहता है। लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हमें वाइट ट्यूबिंग यूज करना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हमें वाइट ट्यूबिंग का IV सेट यूज करना चाहिए। एक साइड ब्लड कनेक्ट रहेगा और एक साइड से IV कनेक्ट मतलब NS कनेक्ट रहेगा, और ये दोनों एक साथ ही चलेगा, NS भी चलेगा और ब्लड भी चलेगा, ताकि हमारा ब्लड क्लॉट ना हो, IV सेट में ब्लड क्लॉट ना हो और वह डाइल्यूशनल सीधा पास होते चले जाए, उसमें कोई भी रुकावट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आए। इसलिए NS भी एक साइड से चलाते हैं और ऐसा ही करना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। तो NS 0.9% सोडियम क्लोराइड देते हैं। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले हमें IV लाइन को चेक करना रहता है, उसमें भी NS के द्वारा ही चेक करते हैं, ठीक ना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले हम लोग IV लाइन को चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसका नेक्स्ट ऑप्शन जो कह रहा है 5% डेक्सट्रोज इन हाफ सोडियम क्लोराइड, ये भी गलत हो जाएगा। रिंजर लैक्टेट सॉल्यूशन, ठीक ना। वो जो हमने आपको बताया कि NS क्यों ट्रांसफ्यूज किया जाता है, उसका मेन कारण वही रहता है, हमारा जो वेन होता है उसे क्लियर रखना रहता है, ताकि ब्लड ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, वहाँ पर रुके नहीं। इसलिए NS डाइल्यूशनल का काम करता है, डाइल्यूस होने का काम करता है। तो इसका रेशनल कर रहा है ऑलवेज यूज फिजियोलॉजिकल नॉर्मल सलाइन, फिजियोलॉजिकल यूज करना है हमें, ना कि पैथोलॉजिकल। किसी डिजीज के कारण हम लोग NS नहीं यूज कर रहे हैं, किसी कोई साइन सिम्टम के कारण नहीं, फिजियोलॉजिकल, ये हमारा फंक्शन है।
इस यह हमें यूज करना ही चाहिए, फिजियोलॉजिकल है, ठीक ना। नॉर्मल सलाइन बिफोर स्टार्टिंग ट्रांसफ्यूजन टू प्रिवेंट हेमोलाइसिस, हेमोलाइसिस से प्रिवेंट होने के लिए, ठीक ना, क्योंकि जब कैनुला में पास होगा तो ज़्यादा ब्लड का साइज ज़्यादा बड़ा रहता है, उसे प्रिवेंट करने के लिए वो ब्लड इनटू ट्यूबिंग, हेमोलाइसिस ऑफ ब्लड इनटू ट्यूबिंग, ट्यूबिंग में हमारा ब्लड का हेमोलाइसिस ना हो, इसलिए उसे डाइल्यूट करके हम लोग NS के द्वारा भेजते हैं। नेवर यूज डेक्सट्रोज ग्लूकोज कंटेनिंग सॉल्यूशन बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ना पहले देना है ग्लूकोज कंटेनिंग फ्लूइड, ना उस दौरान देना है ट्रांसफ्यूजन के दौरान, ना ही उसके बाद देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए नर्स शुड चेक द अवेलेबिलिटी एंड पेटेंसी ऑफ एन इंट्रावेनस एक्सेस लाइन, एक नर्स जो है चेक करती है अवेलेबिलिटी एंड पेटेंसी ऑफ इंट्रावेनस, जिसके द्वारा ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, जो हमारा IV लाइन लगा हुआ है उसे, उसकी अवेलेबिलिटी को चेक करते हैं और पेटेंसी को चेक करते हैं। मीन्स अवेलेबिलिटी का मतलब हो गया वह लगा हुआ है कि नहीं है, और उसका पेटेंसी सही है कि नहीं है, तो वह NS के द्वारा ही हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहला कह रहा है, यह लास्ट जो कह रहा है नोट रिक्वायर्ड टू बी डन, नोट रिक्वायर्ड टू बी डन, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यह हमें चेक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्लड हम लोग टांग दिए हैं, ट्यूबिंग में लगा दिए हैं और हमारा IV लगा हुआ ही नहीं हो और IV हमारा ब्लॉक हो और हमें फिर वेन मिल ही नहीं रहा हो, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, नोट रिक्वायर्ड हमें चेक जरूरी है, जरूरी। वाइल ट्रांसफ्यूजिंग द ब्लड, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। वाइल ट्रांसफ्यूजन, जब ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उस समय हम लोग क्यों चेक करेंगे, उससे पहले चेक करेंगे, ठीक ना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब ट्रांसफ्यूजन हो ही रहा है तो चेक क्यों करेंगे, यह तो बिल्कुल ही गलत, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है। आफ्टर ब्रिंगिंग ब्लड यूनिट टू वार्ड, ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा है जब ब्लड यूनिट हमारा वार्ड में आ गया उसके बाद चेक करेंगे, यह भी बिल्कुल गलत। जिस समय हम लोग डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब किया था, क्लेरिफाई कर चुके थे, पेशेंट को जो प्रिपेयर कर रहे थे, उसी समय हमें IV लाइन का एक्सेस चेक कर लेना है, पेटेंसी चेक कर लेना है उसी समय। उसके बाद हम लोग पेटेंसी चेक करने के बाद हम लोग ब्लड यूनिट मंगाएंगे, ठीक ना। डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन का क्लेरिफाई रीचेक कर लिए थे, ऑर्डर मिल गया था, उसके बाद जब पेशेंट को प्रिपेयर कर रहे थे दूसरा स्टेप, उसी समय हमें IV लाइन का एक्सेस चेक कर लेना है, ठीक ना। करा आफ्टर ब्रिंगिंग ब्लड यूनिट टू वार्ड, ये भी गलत हो जाएगा, ब्लड यूनिट मंगाने के बाद नहीं चेक करना है, उससे पहले चेक करना है। बिफोर ब्रिंगिंग ब्लड यूनिट टू वार्ड, बिल्कुल सही, ठीक ना। बिफोर ब्रिंगिंग ब्लड यूनिट टू वार्ड, बिल्कुल सही। ब्लड यूनिट को मंगाने से पहले, वार्ड में आने से पहले हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो पूरा लेक्चर होता है, थ्योरी का जो लेक्चर होता है, हमने अपने चैनल पे डाले हुए हैं पूरा डिटेल के साथ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसीजर, ठीक ना, टाइप्स कितने तरह का होता है, ब्लड कंपोनेंट पूरा अपलोड किए हुए हैं हम, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग ज़रूर पहले वो देख लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा देख लें। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बनाइएगा तो पूरा बन जाएगा। पहले थ्योरी पूरा क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन जरूर बनेगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थ्योरी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ब्लड क्यों ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं, तो यह सब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन में बनाने में, MCQ बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे वो किसी भी बुक का हो। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का फुल थ्योरी वीडियो डाले हुए हैं, ठीक ना। ठीक है, इसी तरह से कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। और इसी तरह से अगला भी लेक्चर में हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ही टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग टॉपिक वाइज एक ही, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर पोजीशन का अगर MCQ आ रहा है तो पूरा पोजीशन का MCQ एक ही लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इस तरह से 15-15 क्वेश्चन करके नहीं, एक ही कोई भी टॉपिक का पूरा डिस्कस जो है एक ही टॉपिक में हम लोग पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।